Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में हम एक और जेनेटिक मटेरियल डिस्कस करने वाले हैं और आज जिस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आरएनए वर्ल्ड. आरएनए वर्ल्ड टर्म क्यों यूज होता है? बिकॉज आरएनए आर ऑफ 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स और हर एक टाइप का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है. तो अब डिटेल में इस लेक्चर को समझने के लिए इसकी केमिस्ट्री, इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन, आरएनए एंड डीएनए के कंपैरिजन, बहुत सारी चीजें हैं इस टॉपिक में, इस लेक्चर में. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो. चलिए स्टार्ट करते हैं आरएनए वर्ल्ड. तो ये जो टर्म है आरएनए वर्ल्ड, इस टर्म को इंट्रोड्यूस्ड किया था या प्रपोज्ड किया था वॉल्टर गिलबर्ट ने. ओके, सो द टर्म आरएनए वर्ल्ड वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर गिलबर्ट. ठीक है, ये हो गया टर्म आरएनए वर्ल्ड प्रपोज्ड बाय. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि अगर डीएनए से आरएनए को कंपेयर करें तो जितने भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है वो आरएनए के ही चारों तरफ घूमते हैं. इस चीज को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है. ओके, और न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स पे जो डीएनए प्रेजेंट है, उन डीएनए से इंफॉर्मेशन हमारी कॉपी होती है हमारी प्रोजेनिस के लिए. ओके, तो डीएनए हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट है जो इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है. तो ठीक है, डीएनए को हम ब्लूप्रिंट मानते हैं, जस्ट लाइक ए ज़ेरॉक्स मशीन जो हमारी इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है और हमारे आने वाली जनरेशन में इसको ट्रांसफर करता है. और इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए डीएनए से इंफॉर्मेशन सबसे पहले आरएनए के पास जाती है. ओके, तो डीएनए से जब इंफॉर्मेशन आरएनए पे कॉपी होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए ही वो स्ट्रैंड बनता है, वो मॉलिक्यूल बनता है जो कि टेम्पलेट का काम करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन. तो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन अगर बनता है हमारी बॉडी में, तो ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन आरएनए को ही टेम्पलेट बना के बनता है. ये कैसे बनता है इस चीज को हम लोग सेंट्रल डोग्मा में कवर अप करेंगे. मगर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आरएनए से जब पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो आरएनए पे जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, वही राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करते हैं. बात समझ में आ रही है आपको? मान लीजिए आरएनए पे ये एक एमआरएनए का स्ट्रैंड है और आरएनए पे जिस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए यहाँ पे AUG, देन GUC, देन अगेन AUC, AUG, तो ये ट्रिपलेट कोड एक अमाइनो एसिड को कोड करता है. लाइक AUG कोड फॉर मिथ्योनिन. ओके, तो जिस तरह से ये ट्रिपलेट कोड आरएनए पे अरेंज है, उसी तरह से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट होगा. तो सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड पे है वो टोटली डिपेंडेंट है आरएनए पे. बात समझ में आई? इसलिए आरएनए के ही चारों तरफ हमारे सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेस घूमते हैं. आप इस चीज को ऐसे समझिए कि बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है which requires a number of enzymes and that enzymes are too proteinaceous in nature, और वो प्रोटीन्स भी
आरएनए की हेल्प से बनते हैं। नंबर ऑफ हॉर्मोन्स हैं जो प्रोटीनेशियस है नेचर में, वो हॉर्मोन्स भी आरएनए के थ्रू ही बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशंस बनते हैं। बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं लाइक कोलेजन, केराटिन, ये सारे प्रोटीन्स भी आरएनए की हेल्प से ही बनते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आरएनए की इंपॉर्टेंस क्या है। आरएनए ही डीएनए की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है राइबोसोम्स तक, जहां पे इस प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन कॉपी कहां हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए कहां है, साइटोप्लाज्म में। तो डीएनए से साइटोप्लाज्म तक, ठीक है, साइटोप्लाज्म तक आने के लिए, बिकॉज यहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स तक जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, जब तक प्रोटीन फैक्ट्री तक हम पहुंचेंगे नहीं, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा कैसे। तो राइबोसोम्स तक पहुंचना है, डीएनए से राइबोसोम तक का जो ट्रेवलिंग है या जो इंटरमीडिएट है, ये आरएनए है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए आरएनए की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये बेसिक है कि क्यों एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जो हैं वो इवॉल्व होते हैं आरएनए के आसपास। ओके, तो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस इवॉल्व अराउंड आरएनए। ओके, तो ये आरएनए से ही सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जुड़े हुए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल भी है। पहले राइबोज आया होगा, तब जाके डीऑक्सीराइबोज बना है। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अब आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, तो ये भी अंडरस्टूड है कि इसके पास एबिलिटी है, इट हैज एबिलिटी टू इन्फॉर्म, इट हैज एबिलिटी टू स्टोर। ओके, ये स्टोर कर सकता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, एक्सप्रेस कर सकता है एंड ट्रांसफर कर सकता है। ओके, ट्रांसफर कर सकता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये एबिलिटी आरएनए के पास है। और ये चीज आज भी आप देखते हैं सबसे ज्यादा, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ट्रांसफर करना और रेप्लिकेट करना, ये सारी चीजें तो वैसे भी आरएनए वायरसेस में है, लाइक एचआईवी, टीएमवी। यहां पे आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज यहां डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। तो आरएनए के पास ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और अगर ये है तो इसके पास ये एबिलिटी होगी कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, उसे एक्सप्रेस कर सकता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट भी कर सकता है। इसमें हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं आरएनए वायरसेस लाइक एचआईवी एंड टीएमवी। ओके, एचआईवी एंड टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। क्लियर ना। अब आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, बट आरएनए हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल था। हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, और इसीलिए डीएनए का एवोल्यूशन आरएनए से हुआ है। बच्चों ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना, यानी आरएनए पहले आया और कुछ मॉडिफिकेशंस की वजह से डीएनए बना, और इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरेटिवली टू आरएनए। तो आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल तो था ही, आरएनए इज हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, एंड हाईली रिएक्टिव की वजह से एंड इज अनस्टेबल। अब मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आरएनए को अनस्टेबल बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। ओके, तो अगेन ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है डीएनए और आरएनए के कंपैरिजन में, डीएनए स्टेबल है, आरएनए
अनस्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली चीज क्या बन जाती है कि आरएनए के पास सिंगल स्ट्रैंड है। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जो बहुत सारे टीचर्स बताते नहीं हैं, प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल ऑन द आरएनए। ओके, ऑन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन। यही एक चेंज आता है, थाइमिन रिप्लेस्ड हो जाता है यूरेसिल से। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थाइमिन ही क्यों चेंज होता है यूरेसिल से, और भी तो नाइट्रोजनस बेस है, किसी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ थाइमिन चेंज हो जाता है यूरेसिल से। उसका रीजन क्या है? तो थाइमिन ही डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाता है। थाइमिन इज मोर रेजिस्टेंट। तो जब डीएनए आरएनए से बन रहा था, इवॉल्व हो रहा था, तो डीएनए में यूरेसिल की जहां पे थाइमिन आया, क्योंकि दे आर मोर रेजिस्टेंट टू म्यूटेशन, इस पे म्यूटेशन के चांसेस कम है। ओके, तो मोर रेजिस्टेंट टू म्यूटेशन, और यही डीएनए को स्टेबल बनाता है, विच मेक्स डीएनए स्टेबल। चलिए, सेकेंड रीजन भी क्लियर हुआ। अब थर्ड रीजन की बात करें तो अगर इसकी केमिस्ट्री पे आप देखें, डीएनए के पास जो पेंटोज शुगर है, ठीक है, जिसको आप डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं या 5 कार्बन शुगर कहते हैं, तो 1 कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस बाय N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, और डीएनए में सेकेंड कार्बन की पोजीशन वैकेंट होती है, तो यहां पे आरएनए में सेकेंड कार्बन इज ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थर्ड कार्बन इज अगेन ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड फिफ्थ कार्बन इज ऑक्युपाइड बाय फॉस्फेट। तो प्रेजेंस ऑफ वन मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, विच मेक्स आरएनए हाईली रिएक्टिव। ओके, विच मेक्स आरएनए हाईली रिएक्टिव। चलिए, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अनस्टेबल है, और इस अनस्टेबल नेचर की वजह से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है नीट के लिए, इस अनस्टेबल नेचर की वजह से आरएनए कैन ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ओके, आरएनए कैटलिस्ट का भी काम कर सकता है। अब आप जानते हैं कि आरएनए से ज्यादा बेहतर कैटलिस्ट कौन सा है? एंजाइम्स। तो जो एंजाइम्स प्रोटीनेशियस इन नेचर हैं, वो तो कैटलिस्ट का काम करते ही हैं, बट जो आरएनए कैटलिस्ट का काम करते हैं, उनको बोला जाता है राइबोजाइम। ओके, तो राइबोजाइम्स आर द एंजाइमेटिक सब्सटेंस विच कंटेन्स आरएनए। ठीक है, और ये जो इसका रोल है ना, इन द एज अ एक्टिव कैटलिस्ट या इन द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, सो ये जो रोल है, रोल ऑफ कैटलिस्ट एज इन द बायोकेमिकल प्रोसेस, रोल ऑफ कैटलिस्ट, रोल ऑफ आरएनए है ना, रोल ऑफ आरएनए एज अ कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके, ये जो रोल है आरएनए का बायोकेमिकल प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय टू ग्रेट पर्सनालिटी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रयू जेड फ्यूर एंड क्रेग सी मियालो। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, एंड्रयू जेड फ्यूर एंड क्रेग सी मियालो। क्लियर ना? डीएनए स्टेबल क्यों है? बिकॉज डीएनए के पास डबल स्ट्रैंड है, डीएनए के पास थाइमिन है जिसपे ज्यादा रेजिस्टेंस है म्यूटेशंस के लिए, एंड डीएनए के पास लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आरएनए कैटलिस्ट का काम कर सकता है, इसमें एग्जांपल आपको राइबोजाइम्स भी याद रखने हैं। ये एंजाइमेटिक सब्सटेंस ही है और ये रोल डिस्कवर्ड किया था एंड्रयू जेड फ्यूर
एंड क्रेग सी मेलो ने। अब बात आरएनए की यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा आरएनए की केमिस्ट्री देखते हैं। अगर केमिस्ट्री ऑफ आरएनए की बात करें तो केमिस्ट्री ऑफ आरएनए में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आरएनए को यूनिक बनाती है। हालांकि बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं डीएनए एंड आरएनए के कंपैरिजन में। तो चलिए पहले इसकी केमिस्ट्री को भी समझते हैं और केमिस्ट्री के साथ साथ इसका केमिकल नेचर भी हम लोग देखेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ आरएनए, ठीक है। तो आरएनए एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल राइबोन्यूक्लियोटाइड, ओके, क्योंकि इसमें भी पॉलीपेप्टाइड बनता है और राइबोन्यूक्लियोटाइड में भी दो कंपोनेंट्स, एक है आपका बच्चों राइबोन्यूक्लियोसाइड और सेकंड है आपका फॉस्फेट, ओके। और राइबोन्यूक्लियोसाइड्स के भी दो कंपोनेंट हैं, एक है आपका नाइट्रोजनस बेस और सेकंड है आपका राइबोस शुगर, ठीक है। तो वहां पे डीएनए में आपको डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलता है, यहां पे आपको राइबोस शुगर मिलता है। नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन्स, इसमें एज इट इज एडेनिन एंड गुआनिन, ओके, एडेनिन एंड गुआनिन। एंड अगर बात करें इसके पिरिमिडिन्स बेसिस की, तो पिरिमिडिन्स में थाइमिन्स रिप्लेस्ड बाय, थाइमिन गेट रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल, तो यूरैसिल एंड साइटोसिन, ठीक है। तो यहां पे भी बॉन्ड कौन सा बनेगा? अब देखिए नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर के बीच में यहां पे अटैचमेंट दिख रहा है ना आपको, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है मैं रेड से मार्क कर दूं यहां पे, ठीक है। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके, ये हो गया आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जो बॉन्ड दिख रहा है जो फॉस्फेट को अटैच कर रहा है राइबोन्यूक्लियोटाइड से, दिस इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो वहां पे एक बेस पेयरिंग रूल भी लगता है, यहाँ पे बेस पेयरिंग का कोई रूल नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं है। और आरएनए की अगर केमिस्ट्री की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और आरएनए का जो पोलैरिटी है, ठीक है, आरएनए पोलैरिटी इज 5 to 3 प्राइम, ओके। अब ये 5 to 3 प्राइम क्या है? वेरी सिंपल, अगेन आपको एक पेंटोज शुगर यानी राइबोस शुगर को लेके चलना है क्योंकि यही बैकबोन है। फर्स्ट कार्बन पे हम एडेनिन, सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसे बिल्कुल नहीं मिस कर सकते, ठीक। थर्ड पे हाइड्रोक्सिल रहेगा तो थर्ड पे आ गया हाइड्रोक्सिल एंड फिफ्थ पे आ गया फॉस्फेट। तो बेटा स्टार्ट कहां से होगा? ये जब भी स्टार्ट होगा ये होगा 5 प्राइम से, एंड होगा 3 प्राइम पे। तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा 5 to 3 प्राइम। और सिंगल स्ट्रैंड है तो हमको पेयरिंग के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सिंपल सी केमिस्ट्री है आरएनए की। तो आई होप ये टॉपिक आपको, छोटा सा टॉपिक है आरएनए से रिलेटेड, ये समझ में आया होगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसे देख लें, अच्छे से समझ लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो टाइप्स ऑफ आरएनए पे आएगा वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट और केमिस्ट्री को देखते हुए चले। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।